नमस्कार दोस्तों, मैं मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे हो आप लोग? आज हम पढ़ेंगे दोस्तों आवेश आवेश का दूसरा भाग, है ना? फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा था, 3 थ्योरी पढ़ी थी। पहले थेल्स की थ्योरी पढ़ी थी, दूसरी वोल्टा की थ्योरी पढ़ी थी और तीसरी बेंजामिन फ्रैंकलिन की थ्योरी पढ़ी थी। उसके बाद हमने कौन सी तड़ी चालक के बारे में बताया था, स्थिर विद्युत के बारे में बताया था और गतिशील विद्युत के बारे में बताया था। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आवेश को उत्पन्न करने की विधि, है ना? तो यहाँ लिख देता हूं मैं, आवेश को उत्पन्न करने की विधियां। तो पहले जो उत्पन्न करने की विधि है वो है घर्षण विधि। दूसरी जो विधि है वो है चालन विधि और तीसरी जो विधि है वो है प्रेरण विधि। ठीक है दोस्तों, या इसको क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण विधि। ठीक है दोस्तों, तो आवेश को उत्पन्न करने की 3 विधियां, घर्षण विधि, चालन विधि, प्रेरण विधि या विद्युत चुंबकीय प्रेरण विधि। हम सबसे पहले विधि लेते हैं तो वो लेते हैं घर्षण विधि। अब घर्षण विधि में क्या होता है तो देखते हैं यहाँ दोस्तों, सूखे बालों में ना, सूखे बालों में कंघी करने पर छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित कराने पर चिपक जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो ये थी घर्षण विधि। दूसरी विधि है चालन विधि, जिसमें क्या करते हैं, एक छड़ को दूसरी छड़ से संपर्कित करने पर, क्या करने पर, कनेक्ट करने पर या संपर्कित करने पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है वो एक छड़ से दूसरे छड़ में स्थानांतरण हो जाता है। ठीक है, तो ये कौन सी विधि कहलाती है, चालन विधि। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं चालन विधि में कुछ उदाहरण है, कहाँ इसके यूज होते हैं, वहां पे हम इसके उदाहरण देखेंगे एक बार। ठीक है दोस्तों, तो जैसे सबसे पहला उदाहरण लेते हैं तापीय प्रभाव, दूसरा रासायनिक प्रभाव, तीसरा ये प्रकाशीय प्रभाव, ठीक है दोस्तों, तापीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव और प्रकाशीय प्रभाव। ठीक है, और एक और आता है
चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव, ठीक है दोस्तों। एक आता है गैस आयनीकरण प्रभाव, और एक आता है एक्सरे प्रभाव। ठीक है दोस्तों, तो ये चालन विधि द्वारा होते हैं। अब बात करते हैं प्रेरण विधि द्वारा। किस विधि के द्वारा करते हैं? तो तीसरी जो विधि आती है वो आती है प्रेरण विधि द्वारा। तो हेडिंग डालते हैं प्रेरण विधि द्वारा। या इसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण विधि। ठीक है दोस्तों, प्रेरण विधि द्वारा या विद्युत चुंबकीय प्रेरण विधि द्वारा। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण या प्रवाह बिना किसी संपर्क के होता है, बिना किसी संपर्क के होता है। जैसे आपने नाम सुना होगा ट्रांसफॉर्मर, जो किस सिद्धांत पर काम करता है? अन्योन्य प्रेरण, या इसी को और नाम बोले पारस्परिक प्रेरण। पारस्परिक प्रेरण, ठीक है दोस्तों। और ये जो नियम दिया था प्रेरण विधि द्वारा, ये किन्होंने दिया था? तो ये दिया था फैराडे ने। इन्होंने दिया था ये फैराडे ने। इन्होंने दो नियम दिए थे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हाल फिलहाल में मैंने यही विधियां ही बताई है आपको। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आवेश के सामान्य गुण। ठीक है दोस्तों, प्रेरण विधि वाला समझ में आ गया, ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है, और बहुत कुछ मोटरें भी काम में आती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आवेश का सामान्य गुण। तो यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं आवेश का सामान्य गुण। तो इसका सबसे पहला जो उदाहरण आता है, आवेश, आवेश एक संरक्षित राशि है। मतलब क्या होता है, आवेश को ना तो उत्पन्न और ना ही नष्ट, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसको बोलते हैं परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, जैसे आवेश संरक्षित राशि होती है, उसी प्रकार से इस पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा अनंत होती है। ऊर्जा क्या होती है? अनंत होती है। इसलिए एक आपने नाम सुना होगा नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ये नियम भी क्या कहता है कि ऊर्जा को ना आप उत्पन्न कर सकते हो, ना आप नष्ट कर सकते हो, बल्कि उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हो।
ठीक है दोस्तों, इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है डीसी जनरेटर। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे डीसी जनरेटर के बारे में। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, आवेश संरक्षित राशि, आवेश को ना तो उत्पन्न ना ही नष्ट बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में इसका परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक इसी प्रकार से एक लॉ और आता है जो ब्रह्मांड में ऊर्जा अनंत होती है, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती ना नष्ट की जा सकती, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आवेश सबसे पहले कौन सी राशि है? संरक्षित राशि है। अब बात करते हैं इसके दूसरे गुण के बारे में। इसका जो दूसरा गुण है, आवेश एक क्वांटीकृत राशि है, मतलब गणना योग्य है। ठीक है दोस्तों, यानी कि आवेश को गिना जा सकता है, गणना योग्य। ठीक है दोस्तों, फिर अब क्वांटीकृत राशि है तो क्वांटीकृत का मतलब क्या? आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, समान आवेश क्या होते हैं? एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, और असमान आवेश एक दूसरे को पास बुलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि आवेश किसके समानुपाती होता है। तो आवेश Ne, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉनों के आवेश के क्या होता है? ये समानुपाती होता है। क्या होता है ये? समानुपाती। तो यहाँ पे कभी क्वेश्चन आ जाए कि किसी चालक परिपथ में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही आवेश भी होंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मैंने बता दिया समानुपाती होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही ज्यादा आवेश होंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे नियम के बारे में या तीसरे गुण के बारे में। आवेश एक योज्य राशि है। योज्य का मतलब होता है योग राशि है, यानी कि यदि किसी चालक परिपथ में एक तरफ 5 कूलाम आवेश है और एक तरफ 3 कूलाम आवेश है और एक तरफ 2 कूलाम आवेश है, गणना योग्य है तो गिना जा सकता है या इसको घटाया जा सकता है। तो देखो यहाँ पे 5 और 2 7 प्लस के -3Q यानी कि 4Q, यानी कि ये जो आवेश होते हैं कितने आवेश है? 4। तो इसीलिए यहाँ से पता चलता है कि ये गणना योग्य आवेश है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया दोस्तों? कहीं पे भी दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट करके बताते हो कि सर ये चीज मेरे को समझ में नहीं आई। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक हेडिंग डाल देते हैं यहाँ पे, आवेश का मात्रक। वैसे मात्रक की 3 पद्धतियां होती है, आप जानते ही हो, SI या MKS, CGS और FPS। और सबसे ज्यादा जो उपकरण हम यूज लेते हैं वो SI पद्धति इंटर सिस्टम इंटरनेशनल के हिसाब से यूज लेते हैं। ठीक है, तो SI में यानी कि इसका SI मात्रक कौन सा होता है? तो सर इसका SI मात्रक होता है, वो होता है कूलाम। और इसकी बात करूं CGS की, तो CGS की होती है TSU, जिसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट। ठीक है दोस्तों, कई बार टेक्निकल हेल्पर या किसी भी प्रकार का एग्जाम होता है टेक्निकल वाला, तो उसमें ESU की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, SI मात्रक भी पूछा जा सकता है, कूलाम होता है। अब बात करते हैं एक कूलाम में, एक कूलाम में कितने ESU होते हैं?
तो ये होते हैं 3 × 10⁻⁹ ESU। इसी प्रकार से एक ESU में कितने गुलाम होते हैं, तो ये होते हैं 3.33 इंटू 10⁻⁻10 गुलाम। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो क्वेश्चन को चेंज करके देता है, हो सकता है वो ये ना पूछे आपसे कि एक ESU में कितने गुलाम होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हो सकता है इसको कन्वर्ट करके भी दे देवे, तो ऐसे भी दे सकता है वो 3.33 10⁻10, या फिर आपको ऐसे भी कर सकता है ये 3 10⁻12 गुलाम। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है आवेश का मात्रक SI MKS, SI में कौन सा होता है, गुलाम होता है, CGS में इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है, यानी कि ESU हो गया। एक गुलाम में कितने ESU होते हैं, 3 × 10⁹ ESU होते हैं। एक ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट 3.3 × 10⁻−10 गुलाम होता है। फिर ये कन्वर्जन के बारे में आपसे पूछ सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो एक ही आंसर दे, अलग अलग टाइप के आंसर आपसे पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, फिर बात करते हैं एक फैराडे। तो एक नोट और कर लेना, अब इसका एक अन्य मात्रक भी होता है जिसको बोलते हैं फैराडे। ठीक है, तो एक गुलाम आवेश में एक फैराडे में कितने गुलाम होते हैं, तो एक फैराडे में होते हैं 96,500 गुलाम। ठीक है दोस्तों, एक तो ये चीज ध्यान रखना। और एक आपने नाम सुना होगा फैराड, फैराड है ना, तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखना। ये कैपेसिटर का होता है, ये संधारित्र का होता है, ये संधारित्र की यूनिट होती है फैराड, सबसे बड़ी यूनिट यही होती है। इसके बाद माइक्रो फैराड आती है, पिको फैराड आती है और नैनो फैराड वगैरह आती है। इसके बारे में भी हम अलग से डिस्कस करेंगे, संधारित्र के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आवेश को मापने वाला उपकरण। आवेश को मापने वाला उपकरण, तो इसका नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। इसको हिंदी में बोलेंगे तो विद्युत दर्शी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आवेश का नियम। आवेश का नियम तो सर्वप्रथम किसने दिया था, तो ये एक व्यक्ति थे, कूलाम। कूलाम का नियम बहुत ही फेमस लॉ है ये। ठीक है दोस्तों, कूलाम का नियम, ये नियम क्या कहता है, ठीक है, तो ये नियम कहता है कि आवेशों के मध्य लगने वाला आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी कि सीधा सीधा यहाँ से एक नोट करके लिख लेते हैं, F समानुपाती Q1 और Q2। फिर इसी प्रकार से दूसरा नियम, दूसरे को क्या कहते हैं, ये बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि F समानुपाती 1/r²। ठीक है दोस्तों, उतार दो इसको।
ठीक है दोस्तों, फिर आगे इसका सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे इसको। तो यहाँ सीधा लिख देते हैं एफ समानुपाती Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। फिर ये यहाँ से हटेगा तो ये दो, ये समानुपाती हटेगा तो एक तो बराबर का चिन्ह देगा और एक कांस्टेंट वैल्यू देगा, ये कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो एफ बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये होता है कूलॉम का नियम। अब ये ऐसी की ऐसी राशि कहीं ना कहीं आपने इस प्रकार के फॉर्मूले में भी देखी होगी आपने, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये दो ही वैल्यू देता है, g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये जो नियम है ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है। ये कौन सा नियम है भाई? गुरुत्वाकर्षण का नियम है। और ये जो नियम लगता है तो ध्यान रखना, ये सिर्फ आकर्षण बल पर लगता है। किस पर लगता है? ये आकर्षण बल पर। जबकि कूलॉम का नियम जो होगा वो आकर्षण और प्रतिकर्षण, आकर्षण व प्रतिकर्षण बल पर लगता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ आपके दिमाग में आया होगा कि ये वाली राशि क्या है, ये वाली राशि क्या है। तो ध्यान रखना, F तो बल हो गया जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल हो गया, K एक नियंत्रक हो गया, नियंत्रक या कांस्टेंट वैल्यू जिसका मान क्या होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति कूलॉम स्क्वायर। वैल्यू फिक्स हो गई। फिर इसके बाद आपको दे दिया Q1 और Q2, तो ये है आवेश। ये क्या है? आवेश। और यहाँ पे R दे दिया आपको दूरी। ठीक है दोस्तों, दूरी आपको पता है मीटर में होती है और आवेश होता है कूलॉम में होता है। ठीक है, और इसकी यूनिट न्यूटन में होती है। ठीक है दोस्तों, दूरी हो गई। तो ये, और एक चीज और यहाँ पे नोट करके लिख देना, ये माध्यम पर निर्भर करता है। कूलॉम का नियम किस पर निर्भर करता है? ये माध्यम पर, ये माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार मैंने पढ़ाया कूलॉम का नियम। कूलॉम के नियम के बारे में आपको समझ में आ गया कि कूलॉम का नियम क्या है। इस पर जो न्यूमेरिकल होंगे हम इसके अगले वाले पार्ट पर करेंगे, है ना। किसी का अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो न्यूमेरिकल हम करेंगे तो उस पर अपने को पता लग जाएगा कि छोटे छोटे न्यूमेरिकल बनते हैं। वैसे आईटी से रिलेटेड जो भी एग्जाम होते हैं बिल्कुल हल्के हल्के बनते, तो वो मैं आगे आपको अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, फिर हम आगे सॉल्व करते हैं और इसको कूलॉम नियतांक बोला जाता है। कूलॉम नियतांक। अब बात करते हैं इसकी आगे की। यदि एक चीज यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि यदि F व R को आपने SI में माना है, SI में तो आपको पता ही है न्यूटन और मीटर होता है, तो K का मान क्या होगा यहाँ पे? K का मान, ठीक है दोस्तों, SI में यानी कि CGS में, SI में अगर आपने माना है तो K में इसका मान क्या होगा? तो आपको पता है F का तो न्यूटन होता ही है और R आपको पता ही है मीटर में। ठीक है दोस्तों, तो K का मान हम यहाँ पे लेंगे 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं F व R को किस पद्धति में ले लूं? CGS। CGS का मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में। अगर इसमें ले लूं तो मैं K का मान क्या रखूंगा? तो K का मान रखूंगा 1/4 ε0। ठीक है दोस्तों, ये ε0 क्या होता है? इसको ε0 इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं निर्वात की
विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, या हिंदी में बोलेंगे तो निर्वात की परावैद्युतांक, निर्वात का परावैद्युतांक, जिसका मान क्या होता है, तो इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मान है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फैरड प्रति मीटर। अगर वो आपको कंफ्यूज करने के लिए देगा तो ये और भी चेंज हो जाता है, 8.854 अपॉन 10⁻12 फैरड प्रति मीटर। इस प्रकार से भी आपको पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये निर्वात की विद्युत क्षमता या निर्वात का परावैद्युतांक मान है। अब ये कहाँ से आया, तो ये जो मान आया है वो यहाँ से आया है। एप्सिलॉन नॉट का जो मान है वो 1/36 पाई इंटू 10⁹ लेकिन ये अपने को ध्यान नहीं रखना है, अपने को ये ध्यान रखना है कि ये मान पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता है। हमको ज़्यादातर जो भी अपने टेक्निकल जो भी आईटीआई के जो भी रिलेटेड एग्जाम हो गए वो हमें कभी भी ज़्यादा न्यूमेरिकल पर ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछते हैं भाई कि निर्वात की विद्युतशीलता का मान कितना होता है। तो ये समझ में आ गया दोस्तों, निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट जिसका मान 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड प्रति मीटर। ठीक है दोस्तों, फिर इसका और भी होता है, तो इसका दूसरी यूनिट भी आती है 8.84 इंटू कूलम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वाली यूनिट भी होती है, कोई जरूरी नहीं है कि आपसे ये पूछ ले, ये वाली भी पूछ सकता है, कूलम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो दोनों को आपको ध्यान में रखना, फैरेड प्रति मीटर, कूलम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ये ध्यान रखना, ये जो यूनिट्स होते हैं यूनिट्स को आपको बहुत ही ध्यान में रखना। यूनिट्स गलत होने पर अपना हमारा क्वेश्चन भी गलत हो सकता है। ठीक है दोस्तों, फिर हम आगे बढ़ते हैं सापेक्षिक विद्युतशीलता। सापेक्षिक विद्युतशीलता, सापेक्षिक विद्युतशीलता यानी कि रिलेटिव प्रीमियंस, रिलेटिव परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी। जो सापेक्षिक विद्युतशीलता है इसको रिलेटिव एप्सिलॉन नॉट से प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और ये दोनों आवेशों के मध्य लगती है, दोनों आवेशों के मध्य लगती है। और इसका जो मान होगा निर्वात में, निर्वात या हवा में एक होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, सापेक्षिक विद्युतशीलता का मान दोनों आवेशों के मध्य लगती है और इसका मान एक होता है। देखिए दोस्तों, समझ में आ गया होगा सापेक्षिक रिलेटिविटी किसे कहते हैं, दोनों आवेशों के मध्य लगती है और निर्वात या इसका मान क्या होता है, एक होता है। तो कई बार ये परीक्षा में पूछा जाता है कि रिलेटिव विद्युतशीलता का मान निर्वात या हवा में होता है, तो ऑप्शंस आपको देख के आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आगे। अब क्यों आवेश है, आवेश Q1, आवेश Q1 व Q2 के बीच लगने वाला बल, यानी दो प्रकार से बल लगते हैं Q1 पर आवेश, तो इसको एक तरफ लिख लेते हैं F1 और एक तरफ लिख लेते हैं F2। तो यहाँ पे जो K की वैल्यू है, K की वैल्यू जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और एक तरफ हम लिख देते हैं
Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये दोनों लिखने पर इसका K की वैल्यू निकालनी है, तो ये K की वैल्यू यहाँ मैं रख सकता हूँ F की जगह, तो यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, K लिख सकता हूँ। तो यानी कि यहाँ मैं लिख देता हूँ K, और K की वैल्यू आपको पता है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो F बराबर क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब ये 9 इंटू 10 की पावर 9 कहाँ से आया, तो हम इसका मान कहाँ पे रखेंगे, इस वैल्यू में। ये जो मान आया ना ये वाला, ये कहाँ से आएगा, तो ये यहाँ K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1/4 पाई इंटू 8.854 इंटू 10 की पावर -12 फेरेड प्रति मीटर का जब एक में अगर आप भाग दोगे तो K की वैल्यू यहाँ निकल के आ जाएगी 9 इंटू 10 की पावर 9 कूलम प्रति न्यूटन निकल के आ जाएगा। कौन सा, क्या निकल के आ जाएगा, ये वैल्यू बल निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आवेश Q1 के बीच F1 F2 ये जो मान बता दिया मैंने, Q1 Q2 और R2 K, ये पूरी वैल्यू या K रख देते हैं। फिर K का मान ये 9 इंटू 10 की पावर 9 कहाँ से आया बता दिया F1 पर, इसका मान रखने पर ये 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, तो समझ में आ गया होगा K की वैल्यू का मान क्या होता है, ये वाला भी होता है और ये वाला भी होता है। अब आगे चीज हम नोट करते हैं, एक चीज नोट कर लेना, जब निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर दो समान व बराबर आवेशों के बीच, दो समान व बराबर आवेशों के बीच 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल, न्यूटन का प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। यानी कि जब निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर दो समान या बराबर आवेश के बीच में कितने का बल लगेगा, 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन का प्रतिकर्षण का बल लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं एक कूलम। एक कूलम क्या, आपको पता है आवेश का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, कूलम सीजीएस में ESC होता है, आवेश का मात्रक कूलम। तो आपको पता है एक कूलम कहते, देखो Q बराबर I इंटू टी। ठीक है दोस्तों, तो यहां लिख देता हूं मैं, किसी चालक परिपथ में, एक एम्पेयर की धारा प्रवाहित की जाए तथा 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश के परिमाण को, 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश के परिमाण को 1 कूलम कहते हैं। 1 कूलम कहते हैं 1 सेकंड में। ठीक है दोस्तों, अब
समझ में आ रहा है दोस्तों? अब बात करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने कूलम आवेश होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम आवेश। अगर मैं बात करूं एक कूलम में, एक इलेक्ट्रॉन में तो इतने आवेश होते हैं। अगर मैं एक कूलम की बात करूं, कितनी, एक कूलम की बात करूं मैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो ये होंगे 1/1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है दोस्तों, एक कूलम में। फिर इसको आगे हम कन्वर्ट करेंगे। फिर यहाँ लिख देता हूं मैं, एक इलेक्ट्रॉन में कितने कूलम आवेश होते हैं? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इतने इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, फिर आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन, तो ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ये 1 इंटू 10 की पावर 19 और यहाँ बच जाएगा 1.6 इलेक्ट्रॉन। फिर क्या करते हैं, वापस कन्वर्ट करते हैं। तो एक कूलम बराबर 10 19 में से एक जीरो इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10 1.6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। जब हम इसका इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? एक कूलम में कितना आ जाएगा? 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। और ये परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कितना आवश्यक हो गया? एक कूलम में 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो बहुत सारी किताबों में आंसर अलग अलग टाइप के मिलते हैं। तो यहाँ पे कई बार 6.24 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स भी होता है, कई बार 6.28 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट है, हमने क्या होती है सीधी सीधी वैल्यू रट के रखी है होती है कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, और ये रटी होती है। लेकिन हम इलेक्ट्रॉन की बात करें कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 6.28 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 6.24 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू ये है कि कई बार क्वेश्चनों में ये पूछा जाता है, ये वैल्यू के बारे में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं, ये तो हो गया हमने क्या क्या चीज सीख ली, इलेक्ट्रॉन में आवेश कितने होते हैं। ठीक है, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये मैंने बता दिया। अब हम बात करते हैं एक एम्पियर की। इसकी बात करेंगे हम एक एम्पियर की। तो एक एम्पियर क्या होता है? तो एक एम्पियर का फॉर्मूला होता है I अपॉन कूलम बटा समय, यानी कि आवेश बटा समय। और जो एक एम्पियर होगा वो किसके बराबर होगा? तो सर ये होगा कूलम प्रति सेकंड के बराबर होगा, कूलम प्रति सेकंड के बराबर होगा। और C अपॉन S, और ये वैल्यू ऊपर आएगी तो इनवर्स में हो जाएगा, तो CS-1। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक एम्पियर की परिभाषा दीजिए। तो I बराबर आवेश बटा समय, इसका मात्रक कूलम प्रति सेकंड, और ये हो गया। इसको चेंज करके कन्वर्ट करके आपसे ये भी चीजें आपसे पूछ सकता है। अब बात करते हैं एक एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ध्यान रखना, एक एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई? 6.5 कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये वाला है ना। तो किसी चालक परिपथ में अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होते हैं। इसी को एक एम्पियर कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? एक एम्पियर कहते हैं।
यानी कि आपसे सीधा सीधा अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो सबसे पहले अगर आपसे पूछेगा कि आवेश कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये तो हो गया आवेश। और ध्यान रखना ये माइनस वाली चीज होगी, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, और एक होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये होता है सर प्रोटॉन का। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि प्रोटॉन प्लस है और ये ऋण आवेश है, ठीक है ना, नेगेटिव आवेश है, तो इसकी ये वैल्यू है। तो एक, तो अगर आपको पूछ ले कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अगर 1 एम्पीयर की परिभाषा, 1 एम्पीयर किसके बराबर होता है सर, कूलम प्रति सेकंड के बराबर होता है, वो आपको कन्वर्ट करके कुछ भी दे सकता है। और यहाँ पे आपकी एक परिभाषा है, किसी चालक परिपथ में अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन अगर प्रवाहित होते हैं तो 1 एम्पीयर की धारा कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, तो लगभग ये मैंने सारी चीजें आपको बता दी है, एक बिल्कुल टॉपिक वाइज हर चीज को मैंने समझाया है। ठीक है, अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगे, ठीक है, तो लाइक करना और शेयर करना, और जहाँ पे नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट कर देना। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू दोस्तों।